हाय लर्नर्स, तो अनअकैडमी प्रतिष्ठा स्टार्ट हो चुका है जिसमें आपको मिलेगा 55% ऑफ। ना सिर्फ 55% ऑफ, इसी चीज़ के साथ में आपको मिलेगा 1 साल का एक्सटेंशन भी। तो अगर आप आज आखिरी दिन है, आज 31 दिसंबर है, तो अगर आज आप लेंगे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन तो आपको मिलेगा 55% ऑफ ऑन द फीस। एंड साथ में आपको मिलेगा 2 साल तक का, यानी कि इस साल 2026 भी मिलेगा एंड गेट द फ्री एक्सटेंशन फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो जब तक आपकी सक्सेस नहीं हो जाती है तब तक अनअकैडमी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। क्लैट अश्योर ये करता है कि आपका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव रहे और आप में हेल्प करी जाए। अगर आप चाहें तो मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, AC लॉ, अनुजा चतुर्वेदी लॉ। अगर आप कोड यूज़ करेंगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। 55% ऑफ आज तक कभी हुआ नहीं है, आगे भी नहीं होगा। इसमें आपको क्या करा जाएगा, अभी तक 50% ऑफ तो फिर भी दिया जाता था या फिर 1 साल का एक्सटेंशन दिया जाता था, पर 55% ऑफ और साथ में नेक्स्ट साल का सब्सक्रिप्शन, बहुत कम ऑफर आते हैं। तो अगर चाहें तो आप आज इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है। इसी चीज़ के साथ में LLM लेजेंड CUET बैच स्टार्ट हो चुका है, जो कि एग्ज़ाम है आपका मार्च में। इस वाले बैच को 5 दिसंबर से स्टार्ट कर दिया गया है। यहाँ आपको मिलेगी 100+ लाइव क्लासेस, साथ में डाउट सॉल्विंग सेशंस भी मिलेंगे। इसे सब्सक्राइब करने के लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, AC लॉ फॉर एडिशनल डिस्काउंट। CUET का पेपर मार्च में है और इसका सिलेबस बहुत वास्ट है, तो इसलिए टाइम से कंप्लीट शायद आप इंडिविजुअली ना कर पाए, लेकिन जब आप क्लासेस के थ्रू इसे कंप्लीट कर रहे होंगे तो नो डाउट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और जब भी किसी एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो आपको ये ट्रायंगल कंप्लीट करना पड़ता है। और उस ट्रायंगल में क्या क्या आता है, ट्रायंगल में सबसे पहले आता है कि आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आपने 100% सिलेबस कंप्लीट करा है तो आपकी सक्सेस जो है वो ऑलमोस्ट अश्योर्ड रहती है कि हाँ अब आप है ना रिजल्ट अच्छा दे पाएंगे। लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पूरा सिलेबस नहीं कर जाते हैं। तो बजाय खुद को 90% में रखने के, अच्छा होगा कि आप 10% में रहें। और 10% में भी जब आपको ये चाहिए कि आपका 100% सिलेबस कवर हो जाए तो किसी के साथ जुड़ जाना ज़्यादा बेटर रहता है। तो अनअकैडमी में आपको फुल सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। ना सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा बल्कि प्रैक्टिसेस भी करवाते हैं हम, फ्री क्लासेस में भी और प्लस क्लासेस में भी, ताकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। ना सिर्फ ये, क्लैट PG LLM टाइटन्स बैच स्टार्ट हो चुका है, जो क्लैट PG के लिए और एलेट PG के लिए है। ये वाला जो बैच है ये 29 नवंबर को स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको मिलेगा टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका, 200+ लाइव क्लासेस, साथ में मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। अब मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम सब जानते हैं, पर मॉक टेस्ट एक होता है कि आप नवंबर में दे रहे हैं जब आपकी प्रिपरेशन भी पूरी नहीं है और सिर्फ आप फॉर ए नेम से, क्योंकि सब बोलते हैं मॉक टेस्ट इसलिए दे रही हैं। तो ऐसा करने से बेटर है कि आप इनिशियली जब आपका हाफ ईयरली होगा, यानी कि मार्च अप्रैल मई वाले टाइम से ही अगर आप मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस चालू कर देंगे तो ही आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज एंड टाइम पर मॉक टेस्ट करने का कोई सेंस नहीं है। तो हो सकता है कि लास्ट में जाते जाते बहुत सारे लोग मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे, पर अगर आप जल्दी मॉक टेस्ट सब्सक्राइब कर लेते हैं और पहले से ही करना चालू करते हैं तो ऐसे में आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस काफ़ी अच्छे से पता होती है, जिस पर काम करने के लिए आपको टाइम भी मिलता है। तो अब आज का जो क्लास है, आज जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो है कि अगर आपको कोई भी लीगल एग्ज़ाम क्लियर करना है तो उसे किस तरीके से क्लियर करना होता है। यानी कि अगर आप क्लैट PG एलेट PG CUET या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी लीगल एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका हर एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। अब एक बात सोचो ना कि आप है ना पूरे साल अलग अलग एग्ज़ाम की अलग अलग तैयारी नहीं करनी होती हैं। अगर आप ये सोचोगे कि हम नहीं, मैं पहले क्लैट PG की तैयारी करूँगा, फिर मैं एलेट की करूँगा, फिर CUET की करूँगा, फिर मैं अलग अलग तरीके के कॉलेजेस की तैयारी करूँगा, पॉसिबल नहीं है वो वाली चीज़।
तो ऐसा क्या हो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रहें। एक होता है कि आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, जैसे कि आपने एलएड का पेपर क्लियर हुआ और आपके पास एक ऑप्शन है, आपने वो कॉलेज चूज़ कर लिया और उसमें आप खुश हो गए। लेकिन सोचो अगर हम साल के स्टार्टिंग में, कल 1 जनवरी है, अगर न्यू ईयर रेजोल्यूशन के नाम पर हम एक ऐसा रेजोल्यूशन ले कि इस साल जितने भी हम पेपर क्लियर करेंगे, खुद की लाइफ में हम बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट करेंगे, यानी कि हम सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करेंगे, ना सिर्फ क्लियर करेंगे ताकि हमारे पास ऑप्शन रहे कि हम कौन से कॉलेजेस में जाना चाहते हैं और उसमें सब्जेक्ट कौन सा हम प्रेफर करना चाहते हैं। तो जितने ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस रहेंगे उतना ज़्यादा आप चॉइस बना सकते हो। और लाइफ में प्रिविलेज्ड पर्सन हमेशा वो माना जाता है जिसके पास ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं, जिसके पास चॉइस होती है। जिनके पास चॉइस नहीं होती है वो प्रिविलेज्ड नहीं माने जा सकते हैं। और अगर आप भी प्रिविलेज्ड मानना चाहते हैं खुद को, तो आपको इस साल मेहनत करनी पड़ेगी। ना सिर्फ मेहनत करनी पड़ेगी बल्कि सही ढंग से, सही स्ट्रेटजी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि ना सिर्फ आप क्लैट पीजी, एलएड पीजी या सीयूईटी, बल्कि कोई भी लीगल एग्ज़ाम, चाहे वो जेएजी का हो, चाहे आपका पीएसयू के लिए प्लेसमेंट की बात करें, चाहे आप जुडिशरी के एग्ज़ाम की बात करें, सबके लिए आपको माइंडसेट सेम रखना है। आज की क्लास में मैं बताने वाली हूँ किस माइंडसेट के साथ वो लोग होते हैं जो दुनिया के सारे एग्ज़ाम, जो भी जिस फील्ड में भी, चाहे वो साइंस में, मैथ्स में, कॉमर्स में, कि वो सारे एग्ज़ाम्स आसानी से क्लियर कर लेते हैं। तो देखते हैं कि वो लीडर्स या वो कौन मास्टर्स हैं जो कि हर चीज़ में मास्टरी कर पाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे फोरमोस्ट चीज़ है कंप्लीट सिलेबस मास्टरी वाली चीज़ होनी चाहिए। तो है ना, हमारी कमियां हमें हमेशा सेटबैक करती हैं। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा नहीं लगता है तो, और आपने उसके साथ आज तक सौतेला व्यवहार करा है, तो नो डाउट पेपर में भी वो आपके साथ सौतेला व्यवहार करेगा, आपको उसमें मार्क्स नहीं दिलाएगा। तो सबसे पहली चीज़ है, आपको किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करना है। क्योंकि हम जब भी पढ़ने बैठते हैं तो कहीं ना कहीं हम है ना डिस्क्रिमिनेशन कर ही बैठते हैं कि यार क्रिमिनल लॉ अच्छा लगता है, क्रिमिनल लॉ पढ़ लिया, ठीक है। या फिर हमने क्या करा है, क्रिमिनल लॉ नहीं पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा लगता है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, आईपीआर कभी टच ही नहीं करा है, बिजनेस लॉ छोड़ा नहीं जा सकता है क्या, टैक्सेशन छोड़ा नहीं जा सकता है क्या। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको कंप्लीट सिलेबस पर मास्टरी करनी पड़ेगी। अब है ना, जो जितने भी बच्चे अपीयर होते हैं उसमें 2 तरीके के बच्चे हैं, पहले हैं 3 इयर्स वाले और दूसरे हैं 5 इयर्स वाले। अगर 3 इयर्स वालों में भी कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत सारे, जैसे कॉर्पोरेट लॉ वाले टॉपिक्स तो पढ़े ही नहीं होते हैं, और जो पढ़े भी होते हैं वो बहुत जल्दी बहुत कंसाइज वे में पढ़े होते हैं। तो वो आपका क्या रहेगा, वो चीज़ आपकी हमेशा परेशानी रहेगी। तो बेटर है कि आप क्या करें कि आप अपनी जो जितनी भी चीज़ें हैं, यानी कि वीकनेस वाले जो टॉपिक्स हैं, पहले वो उस वाली चीज़ पर ध्यान रखें और डेली बेसिस पर उसे कवर अप करने की कोशिश करें। तो जब हम बात करते हैं कंप्लीट सिलेबस की, मीन्स कंप्लीट सिलेबस, आप कोई टॉपिक छोड़कर नहीं जा सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ सीयूईटी की या एलएड की, तो ये वाले जो पेपर्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर होते हैं, इनका सिलेबस बहुत क्लियर होता है। ये यूनिट वाइज और पॉइंट वाइज बताते हैं कि कौन कौन से चीज़ें आपको पढ़नी है। पर क्लैट पीजी ऐसा नहीं है, क्लैट पीजी आपको ओवरऑल बताता है कि आपको क्या पढ़ना है। तो जब हम जानते हैं कि ओवरऑल उन्हें क्या चाहिए, तो कई बार वो अपने सिलेबस में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नहीं लिखते हैं, सीपीसी नहीं लिखते हैं, लेकिन तो भी उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब हम क्लैट पीजी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यानी कि ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो अनछुआ रहा हो, एटलीस्ट एक बार पढ़ना है। और अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आती है तो अच्छा तरीका ये है कि आप उससे रिलेटेड वीडियोस देख लीजिए। वीडियोस देखकर आपको उसका है ना टोटल चीज़ें समझ में आ जाएंगी और उसके बाद आप उसे डायरेक्ट से पढ़ सकते हैं। तो सारे के सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, कोई भी टॉपिक छोड़कर नहीं जाना है, चाहे वो एनवायरनमेंट वाला बोरिंग टॉपिक हो, चाहे सीपीसी वाला मैडम ये तो रेयर टॉपिक है तो भी पढ़ना है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है तो भी पढ़ना है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है तो भी पढ़ना है। हम अगर
अगर 1 जनवरी को जुआ खेलने की कोशिश कर रहे हैं कि यार हमें है ना नहीं पढ़ें तो ये लिटरली वेजरिंग है, हम अपनी लाइफ के साथ जुआ खेल रहे हैं। और उसमें आपको है ना हार और जीत 50-50 रहती है। और अगर आप 100% सक्सेस चाहते हैं तो प्लीज़ सारे टॉपिक्स को पढ़िए, कोई भी टॉपिक मत छोड़ कर जाइए। आज तक ये प्रूफ हुआ है कि कोई भी नॉलेज जो आपने गेन करी है वो कभी वेस्ट नहीं जाएगी। तो अगर आप सीपीसी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट या ऐसे कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं मन में आ रहा है कि यार ये वाली चीज़ है ना आगे पता नहीं काम आएगी या नहीं आएगी, पेपर में नहीं आया तो ये याद रखना, पेपर में आए चाहे नहीं आए लाइफ में ज़रूर काम आ जाएगा। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए पढ़ लेना, पर कंप्लीट सिलेबस करके जाना। जितना ज़्यादा आप सिलेबस को कंप्लीट करके जाएंगे उतना ही आप कॉन्फिडेंटली अपने एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। सेकेंड चीज़, जो रेगुलर रिवीजन है, तो रिवीजन होता ये है कि बच्चे आगे पार्ट पीछे सपाट वाले तरीके से पढ़ते हैं कि एक बार पढ़ लिया और उसे पूरी तरीके से छोड़ दिया। आपको छोड़ना कभी भी नहीं है। जब भी आप रूटीन बनाते हैं, जब भी आप टाइम टेबल बनाते हैं, तो आपका टाइम टेबल जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए कि डेली बेसिस पर आपको क्या करना है, मंथली बेसिस पर आपके टारगेट्स क्या अचीव करने हैं और क्वार्टरली बेसिस पर आपको क्या टारगेट्स अचीव करने हैं। जब हम बात करते हैं इसकी डेली बेसिस के टारगेट की, तो डेली हर दिन को आपको 3-4 पार्ट में डिवाइड करना है। मॉर्निंग रूटीन, आफ्टरनून रूटीन, इवनिंग रूटीन और नाइट रूटीन। और इसमें से ये जो इवनिंग रूटीन रहेगा आपका वो हमेशा रिवीजन का रहेगा, यानी कि पुराना जितना भी आपने पढ़ा है वो इवनिंग में बैठकर आप उसे रिवाइज कर रहे हैं। मॉर्निंग में हमेशा आपको न्यू कंसेप्ट पढ़ने होते हैं, आफ्टरनून में आपको एमसीक्यूज करने होते हैं, एमसीक्यू और अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस करने होते हैं, इवनिंग में आपको रिवीजन करना होता है और नाइट में बैठकर आपको केस लॉस पढ़ने होते हैं, यानी कि रीडिंग लगानी होती है ताकि आपकी रीडिंग पावर बढ़ सके। ये आपका डेली हमेशा रूटीन होना चाहिए अगर आप क्लैट पीजी या कोई भी एग्ज़ाम आसानी से क्लियर करना चाहते हैं। और अगर आप भी इंटरव्यू देना चाहते हैं कि यार मैंने 20 दिन में अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, तो वो 20 दिन नहीं है, वो हमेशा होता है जो आपने पूरे साल मेहनत करी है। तो एक सिंपल सी स्टोरी है। एक पर्सन था जिसे एक चाइनीज़ बम्बू दिया गया था। वो चाइनीज़ बम्बू इस तरीके का था कि है ना वो डेली पानी डालता था, वो नहीं बढ़ता था। डेली डालता रहा और उसे बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं मिली। इतनी कम ग्रोथ थी कि 5 साल में वो केवल 5 मिलीमीटर बढ़ा। जब वो 5 साल में 5 मिलीमीटर बढ़ा तो उस पर्सन ने उस तरीके से अपनी जो चीज़ है, यानी कि अपनी जो डिज़ायर है कि यार ये कभी बड़ा भी होगा, वो छोड़ दी थी। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट ईयर 1 साल में वो 50 फीट बढ़ जाता है, यानी कि सोचो वो कितना ज़्यादा लंबा हो चुका होगा। तो आप जितनी भी मेहनत पूरे साल और डेली बेसिस पर करेंगे वो मेहनत इम्पॉर्टेंट है, नो डाउट। वो मेहनत शायद ही किसी को दिख रही होगी, लेकिन एट दी एंड वाली जो मेहनत है वो सबको दिखती है। पर वो मेहनत आप क्यों कर पाए, वो सक्सेस क्यों कर पाए, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने 1 जनवरी से लेकर दिसंबर एंड तक, यानी कि आपने तब तक मेहनत करी थी और कंटिन्यूस बेसिस पर मेहनत करी थी। वो ही चीज़ होती है जो कि आपको किसी भी एग्ज़ाम में क्लियर करवा सकती है। अब बात करते हैं कि अगर आपको विनिंग वाला माइंडसेट रखना है, यानी कि कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए वो कौन सा माइंडसेट होता है जिसकी वजह से कोई भी एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर पाते हैं। तो सबसे पहला है कॉन्फिडेंस। जब भी आपको कभी लगे कि यार ये एग्ज़ाम मैं नहीं क्लियर कर पाऊँगा, क्योंकि जो बच्चे पेपर क्लियर करते हैं वो अच्छे कॉलेजेस से, अच्छी सिटीज़ से होते हैं, तो एक बात याद रखना कि है ना जो दूसरे कर सकते हैं वो काम सब आप कर सकते हैं। सामने वाले का रूटीन फॉलो कर लो, सामने वाले की नॉलेज गेन कर लो, बस आपका काम हो जाएगा। तो जितने भी, और दूसरा हमारे में सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको आपकी वीकनेसेस पता होनी चाहिए और उसे एड्रेस करना आना चाहिए। अगर आप अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि यार ये चीज़ सही नहीं है और उसे एज ए विक्टिम खुद को देखोगे तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। सक्सेसफुल लोग कभी भी खुद को विक्टिम नहीं मानते हैं, वो हर प्रॉब्लम को एज ए चैलेंज लेते हैं और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। और आज की तारीख में जहाँ सब कुछ ऑनलाइन है तो आपको आसानी से चीज़ें मिल सकती हैं। दूसरी चीज़, आपको सही किताबें पढ़नी हैं। कई बार ये देखा गया है कि बच्चे गलत किताब पढ़ते हैं, गलत किताब में इतनी सारी बातें होती हैं
कि वो उसे याद नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि वो केपेबल नहीं हैं। पर जब आप इन डेप्थ किसी चीज़ की नॉलेज लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि वो लॉ कितने अच्छे से लिखा गया है। तो सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि हाँ, एग्ज़ाम क्लियर करना आसान है, ठीक है। पर एग्ज़ाम क्लियर करना कोई भी बच्चा कर सकता है, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एंड में तैयारी कर रहे हैं तो फिर उतना नहीं है, फिर तो आप खतरों के खिलाड़ी बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप पहले से जनवरी से ही स्टार्टिंग कर रहे हैं तो नो डाउट आप कोई भी एग्ज़ाम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। फिर आता है डिसिप्लिन। अब होता क्या है कि जैसे हम जनवरी की रेजोल्यूशन लेते हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं, उसे 1 महीना चलाते हैं और उसे बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से हम डिसिप्लिन नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर बाय चांस आप डेली बेसिस का आपका स्ट्रक्चर है और आपको ये पता है, अब है ना, दो प्रॉब्लम हैं जो बच्चे फोकस करते हैं। मेन चीज़ ये है कि उन्हें मंथली टारगेट या क्वार्टरली टारगेट तो पता होता है कि उन्हें क्या क्या पढ़ना है, पर उन्हें ये नहीं पता होता कि डेली बेसिस पर क्या पढ़ना है और उनके मंथली टारगेट्स क्या क्या हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी अपने टारगेट को स्प्लिट अप नहीं कर पाते हैं। तो डिसिप्लिन का मतलब ये है कि चाहे आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, चाहे आप ऑफिस में काम करते हैं, चाहे प्रैक्टिस करते हैं, आपका एक प्रॉपर डेली रूटीन होना चाहिए जिसमें मॉर्निंग में आप थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, फिर उसके बाद आफ्टरनून में लंच के टाइम पर थोड़ी बहुत रीडिंग ले रहे हैं या क्वेश्चंस कर रहे हैं, इवनिंग में आप पढ़ाई कर रहे हैं और लास्ट में आप रात में सोने से पहले कर रहे हैं। अब जब भी आप स्ट्रक्चर्ड में थोड़ा थोड़ा कर रहे होंगे तो नो डाउट आप पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आपको ये लगता है ना कि यार एक दिन जिम नहीं गया तो यार एक दिन नहीं गया, यार फिर कल भी नहीं गया, हफ्ता छूट गया, अब तो क्या ही हो पाएगा, वो वाली चीज़ नहीं रखनी है। अगर बाय चांस इस रूटीन में कभी भी कोई भी परेशानी आती है तो वापस से आपको ABCD से स्टार्ट करना है, यानी कि आपको वापस अपना रूटीन वैसे ही करना है। बस जिस चीज़ को पहले करने में 15 दिन लगे थे, अब सेम वो चीज़ करने में आपको 7 दिन और बाद में 1 दिन ही लगेगा। तो ट्रैक बैक पर आना, बैक ऑन ट्रैक आने में आपको टाइम लग सकता है, लेकिन एक बार आपका माइंडसेट क्लियर है ना कि यार मुझे हमेशा अपने ट्रैक पर रहना ही अच्छा लगता है, तो नो डाउट आप वो डिसिप्लिन मेंटेन कर पाएंगे। डिसिप्लिन मेंटेन करना माइंडसेट का काम होता है, उसका फिजिकल अपीयरेंस या फिर किसी और एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। तो बेटर है कि आप अपना मॉर्निंग रूटीन यानी कि सुबह उठना और कोई भी एक कंसेप्ट पढ़ना। अब जैसे कि अगर आप वो हैं कॉलेज गोइंग हैं तो हो सकता है अलग अलग फेजेस आते हैं, जब आपको कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड है या फिर आपका है ना ऑफिस में वर्कलोड ज़्यादा हो चुका है, तो ऐसे टाइम पर आप भले ही 5 पेज पढ़ो, रेस्ट्रिक्ट करो खुद को 5 पेज के लिए, पर आप कंसेप्ट पढ़ कर जाओ, ठीक है। MCQ 100 MCQ करने की बजाय 50 MCQ करो, लेकिन करो, ठीक है। तो वो बोला जाता है ना कि जिम में भले 1 घंटा मत जाओ, 15 मिनट ही जाओ, पर जाओ, डेली बेसिस पर जाना ज़रूरी होता है और हर मिनट काउंट होता है। सेम वैसे ही हर दिन काउंट करा जाता है। फिर आता है रेजिलेंस। अब होता क्या है कि हम कई बार जब स्टार्टिंग में क्वेश्चंस करते हैं या कोई कंसेप्ट पढ़ते हैं या फिर जब पहली बार आप केस लॉ पढ़ोगे ना, तो भी आपको ऐसा लगता है कि यार हम नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको बार बार उस डिस्करेज को हटाते हुए उसे बार बार फॉर्मेट में लेकर आना है, रीड करना है। एक बार समझ में नहीं आएगा, 2 बार समझ में नहीं आएगा। वो केस लॉज आप मेरे से YT पर लिख सकते हैं, मैं एक बार आपको सुना दूंगी कि उस केस लॉ में क्या हुआ, पर तो भी आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा रीड करोगे, ठीक है, उस रीडिंग से डरना नहीं है, जितना ज़्यादा रीड करोगे उतना ज़्यादा ही आपका एग्ज़ाम क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। फिर आती है, अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कोई भी लीगल एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, तो 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला है प्रिपरेशन, एग्जीक्यूशन एंड सक्सेस। प्रिपरेशन मैटर करती है। जापान में सबसे ज़्यादा जो टाइम होता है वो प्लानिंग को दिया जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्लानिंग पर टाइम लगाएंगे उतना ही जल्दी और एक्यूरेटली आप एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। जो लोग प्लानिंग में कम टाइम लगाते हैं उनके एग्जीक्यूशन में ज़्यादा टाइम लगता है, प्लस उन्हें हिट एंड ट्रायल मेथड इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बेसिकली
आपको है ना एक प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहला आपको पहले ये तैयारी करनी है, आज 31 है तो आपको सबसे पहले ये तैयारी करनी है, पूरा एक सिलेबस निकालो, ठीक है। उस सिलेबस की अलग अलग टॉपिक्स की कौन कौन सी किताबें हैं वो लो और उन किताबों को ऑर्डर करो। इन किताबों को ऑर्डर करने से आपको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। अब जब मोटिवेटेड हो चुके हो, अब आपके पास सारी किताबें आ चुकी हैं, आपको सबका साइज दिख रहा है, तो अब उस बेसिस पर आपको अपना मंथली प्लान बनाना है। अब हो सकता है कि आपको पहले से पता है कि भाई मार्च में मेरे है ना इंटरनल आ जाएंगे या फिर मार्च में वर्कलोड बढ़ जाएगा, तो आपको अपनी प्लानिंग भी उसी तरीके से करनी है। जनवरी में हल्के भारी टॉपिक्स ले लो, फरवरी में भारी टॉपिक्स ले लो, क्योंकि इन दोनों महीनों में आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। मार्च में हल्के टॉपिक्स लो, फिर उसके बाद मई जून जुलाई में आप काफ़ी हैवी टॉपिक्स ले सकते हो, वर्कलोड कम रहता है, एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं, प्लस आप है ना एक जगह बैठ कर सिटिंग देते हुए पढ़ सकते हैं। तो आपको है ना ये पता होना चाहिए इतने टाइम में कि आपका कौन सा महीना हैवी जाता है और कौन सा मंथ आपका ईजीली निकलता है। और उसी हिसाब से अगर आपने मंथली प्लानिंग करी है और उस मंथली प्लानिंग को आपने डेली बेसिस पर स्प्लिट अप करा है, तो फिर आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए प्लानिंग में तरीका क्या है। जैसे मान लो कि आपने ये सोचा है कि जनवरी में मैं 2 टॉपिक्स ख़त्म करूँगा, एक मैं ख़त्म करूँगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा मैं ख़त्म करूँगा फैमिली लॉ, या फिर एक मैं ख़त्म करूँगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दूसरा उसी के साथ मैं कंपनी लॉ और टैक्सेशन कर लूँगा। अब क्योंकि आपने ये वाले टॉपिक्स ले लिए हैं, तो आपको डेली बेसिस पर पता होना चाहिए कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ले रहा हूँ तो डेली आपको कौन कौन से टॉपिक आप ख़त्म कर दोगे। तो जैसे डे 1 पर आपने टाइप्स ऑफ ऑफर्स, एग्जीक्यूशन ऑफ ऑफर, ऐसे अलग अलग तरीके के ऑफर से रिलेटेड टॉपिक लिख लिया कि भाई मंडे को ये वाला टॉपिक पहले दिन पर ये पढ़ा जाएगा, सेकंड डे पर ये पढ़ा जाएगा। तो आपको डेली सुबह उठ के आपको पता है, आपको ये नहीं सोचना है कि यार सुबह उठ के क्या पढ़ना है। आपके सामने आपका टाइम टेबल होना चाहिए जिसमें लिखा है कि 1 जनवरी को क्या पढ़ना है, 2 को क्या पढ़ना है, ऐसे 30 तक क्या पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको डे वाइज पहले दिन से टॉपिक्स पता होने चाहिए। जब आप इस तरीके से प्लानिंग करोगे तो एग्जीक्यूशन बहुत स्मूथ रहेगा। लेकिन जब हम प्लानिंग नहीं करते और सुबह उठ के ये सोचते हैं कि यार पढ़ना तो है पर क्या पढ़ें आज, तो वो वाली चीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली आपका टाइम और एनर्जी खा जाती है और जिसकी वजह से हमारी प्रिपरेशन प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो इसलिए सबसे पहला आज बनाओ अपने लाइफ का 1 साल का प्रॉपर स्ट्रैटेजिक रोड मैप कि आप कैसे सारे एग्ज़ाम क्लियर करोगे। फिर आती है और इसमें आपको पता भी पड़ जाएगा जब आप ये वाली चीज़, मैडम 100% सिलेबस का कंप्लीट करना मुश्किल है, लेकिन जब आप है ना मंथली बेसिस पर और उसे स्प्लिट करोगे और डेली बेसिस पर उसे स्प्लिट करोगे ना, आपको समझ में आएगा कि है ना एग्ज़ाम क्लियर करना इजी है, फुल सिलेबस कंप्लीट करना इजी है अगर आप प्लानिंग करते हो, अगर आप पहले से डिसाइड करके रखते हो तो, ठीक है। और हाँ, संडे हमेशा स्किप करना। संडे स्किप करने के लिए फ़ायदा क्या होता है कि अगर जितने भी आपके काम हैं, पर्सनल वाले जो काम हैं, आप संडे के लिए रख सकते हैं। तो अगर आप संडे स्किप कर लोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत सही रहेगा। दूसरी चीज़, आज का काम कल मत टालना कि यार आज पूरा नहीं हो पाया है चलो कल कर लेंगे, नहीं। अगर आज 0 होता है, कभी भी ऐसा लगता है ना कि यार मॉर्निंग में उठ के तबीयत ठीक नहीं है तो चलो आज नहीं कल कर लेंगे, तो ये सोचना कि आज है ना पूरा तो नहीं कर पाऊंगा पर एटलीस्ट मैं 5 पेज कर लेता हूँ। तो है ना खुद को हमेशा पुश करना है थोड़ा थोड़ा करने के लिए। नेक्स्ट चीज़ आती है अंडरस्टैंड दी एग्ज़ाम लैंडस्केप। अब देखो कि आपका क्लैट, पीजी, एलएड और आपका सीयूईटी और जुडिशरी सबके अलग अलग पैटर्न होते हैं। इवन अगर आप आईआईटी खड़गपुर वाला एग्ज़ाम देखेंगे जो कि आईपीआर से रिलेटेड है, वो भी अलग होता है। तो है ना सबसे पहले आपको है ना अलग अलग एग्ज़ाम्स के बारे में पता होना चाहिए। अब जब आपको एग्ज़ाम्स के बारे में पता है तो एग्ज़ाम की डेडलाइंस पता होनी चाहिए कि कौन सा एग्ज़ाम टेंटेटिवली कब होता है, ताकि जब आप अपना है ना प्लानिंग कर रहे हैं तो पता पड़े आपने 12 महीने की प्लानिंग करी, एग्ज़ाम तो 11 महीने या फिर 10 महीने के बाद ही है, तो आपकी प्लानिंग की हो गई ऐसी की तैसी। तो इसलिए आपको एग्ज़ाम की डेट्स या फिर टेंटेटिव डेट्स पता होनी चाहिए। फिर पता होना चाहिए आपको एग्ज़ाम का पैटर्न। किसी पर अब जैसे अगर मैं सीयूईटी या नेट की बात करूं तो इसमें आपको असर्शन रीजनिंग बहुत पूछे जाते हैं, मैच द फॉलोइंग बहुत पूछे जाते हैं, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए बेटर है कि हर पेपर का एग्ज़ाम,
हर पेपर का पैटर्न अलग अलग होता है। नॉलेज सेम टेस्ट कर रहे हैं पर पेपर का पैटर्न अलग है। तो अगर हमने पूरी नॉलेज गेन कर रखी है, यानी कि हमने कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, तो ऐसे केस में हमको सिर्फ खुद को मोल्ड करना पड़ेगा अलग अलग तरीके से। अगर आपका अपीयरेंस अच्छा है ना, ग्रूमिंग प्रॉपर है, तो आप है ना चाहे शादी की तैयारी करो, चाहे आप इंटरव्यू के लिए तैयारी करो, आपको सिर्फ कपड़े चेंज करने होते हैं और आप दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड रहते हो। लेकिन अगर आपकी ग्रूमिंग प्रॉपर नहीं है तो ना आप शादी के लिए प्रॉपर तैयार हो पाओगे, ना ही इंटरव्यू के लिए, और आप पैनिक करोगे। सेम वैसे ही अभी आपका टाइम है, ये पूरे साल में आपको अपनी ग्रूमिंग यानी कि दिमाग की ग्रूमिंग करनी है, उन्हें हर चीज़ पढ़ानी है। फिर आपको सिर्फ जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं, सेम वैसे ही एग्ज़ाम के फॉर्मेट के हिसाब से आपको लिखने का पैटर्न, प्रेजेंट करने का पैटर्न जो है वो चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाली चीज़ आती है सिलेबस। अब सिलेबस सबका अलग अलग है, पर अगर आप ओवरऑल सारी चीज़ें कंप्लीट कर लोगे और डेप्थ में चीज़ों को पढ़ोगे तो सारे सिलेबस अगर आपने कंप्लीट कर रखा है तो सिर्फ मोल्डिंग आपको अलग अलग तरीके से करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वाली चीज़ आती है डेवलपिंग अ कम्प्रिहेंसिव स्टडी प्लान। अगर मैं बात करूँ डेवलपिंग अ कम्प्रिहेंसिव स्टडी प्लान के लिए, तो है ना यहाँ जो बच्चे मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे प्रॉब्लम करते हैं वो ये है, किसी और का प्लान आप ले लेते हैं। ये भी होता है कि मैडम ने कोई प्लान बताया, सेम वैसा का वैसा प्लान आपने खुद ने लगा लिया। पर दिक्कत ये है, मैडम ने जो प्लान बनाया है वो उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखकर बनाया है, और हो सकता है आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस अलग हो। अब मेरी क्लास में एक लड़का आता है सौरभ, सौरभ की स्ट्रेंथ अलग है, उसे इंटरनेशनल लॉ अच्छा लगता है और उसकी वीकनेसेस अलग हैं। तो सेम ऐसे ही, और मेरी वीकनेसेस अगर कोई दूसरी है तो सबका अलग अलग प्लान बनता है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स कौन से हैं और वीकनेस वाले टॉपिक्स कौन से हैं। मैडम नहीं समझ में आता स्ट्रेंथ कौन सी और वीकनेसेस कौन सी हैं, तो चलो हिट एंड ट्रायल कर लेते हैं। आप है ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ो, एक बार वीडियोस देखिए और उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करो। फिर तो इसमें दो चीज़ आपको जज करनी है। पहली चीज़, जब आप वो चीज़ पढ़ते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट आता है उसे पढ़ने में। सेकेंड, आप कितने आसानी से क्वेश्चन कर पाते हैं। कई सारे बच्चों के लिए जो टॉट होता है वो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं कि मैडम ये तो कॉमन सेंस वाली चीज़ है, इसमें इस तरीके से सोचना चाहिए। लेकिन कई सारे लोग ऐसे होते हैं, कई सारे लर्नर्स ऐसे होते हैं जिन्हें टॉट बहुत बेकार लगता है, वो सोच ही नहीं पाते हैं। तो एक के लिए टॉट जो है वो स्ट्रेंथ है, दूसरे के लिए वीकनेसेस हैं। तो ऐसे में आपको सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो टेस्ट योरसेल्फ, जितना ज़्यादा खुद को टेस्ट करोगे आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता पड़ जाएगी। फिर आपको है ना टाइम जो अलॉटमेंट करना है वो भी इस तरीके से ही करना है। आप सोचो कि मार्च में आपके एग्जाम्स चल रहे हैं या फिर मार्च में वर्कलोड ज़्यादा है और मार्च में आपने अलोकेट कर रखा है खुद को इंटरनेशनल लॉ, पढ़ पाओगे क्या? नहीं पढ़ पाओगे। हज़ार तरीके के एक्सक्यूज़ रहेंगे ये नहीं पढ़ने के। क्यों? क्योंकि आपने जो टाइम एलोकेट करा है वो गलत टाइम पे गलत चीज़ कर रहे हो। सेम इसी की बजाय अगर जो वीकनेस वाले टॉपिक हैं अगर आप वो जनवरी में कर लेंगे तो आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ यार ये तो मैंने कर ही लिया है, अब तो बहुत छोटे छोटे से ही हैं, करा जा सकता है। तो वही वाली चीज़ है कि आपको पहले वीकनेसेस वाले पर टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है, फिर आपको स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स पर जाना है। दूसरी चीज़, किसी भी टॉपिक के साथ सौतेला व्यवहार मत कर लेना, क्योंकि अगर आप यहाँ सौतेला व्यवहार करोगे टॉपिक के साथ में तो बाद में वो एग्ज़ाम में मार्क्स में आपके साथ सौतेला व्यवहार करेगा। तो ये है ना वो है कर्मा वाली चीज़ है, जैसे कर्म करोगे वैसा फल पा रहे होगे। तो अगर आप किसी भी टॉपिक को, वीकनेस वाली भी आपके ऐसे होने चाहिए कि ठीक है वीकनेस का मतलब ये है कि मुझे बोरिंग लगता है पर तो भी मैं क्वेश्चंस तो कर सकता हूँ, उतनी आपको वीकनेसेस को पॉलिश करना है, उतना आपको उन चीज़ों से खुद को रूबरू करवाना है या फिर उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। नेक्स्ट वाली चीज़ आती है रेगुलर रिव्यू करना है। अब रेगुलर रिव्यू करने का मतलब क्या होता है? तो अगर आपके पास किसी भी तरीके की जुडिशरी वाली एमसीक्यू वाली बुक है तो जब आप उन क्वेश्चंस को कर रहे हो तो हो सकता है जब आपने पहली बार क्वेश्चंस करे हों तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, लेकिन जब आप सेकंड टाइम पढ़ने के बाद या सेकंड टाइम उन क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो काफ़ी आसानी से आप वो क्वेश्चंस कर पा रहे हो। तो इससे आपको प्रोग्रेस समझ में आ जाती है। कई बार हम पढ़ने के बाद भी कि आपने है ना एक्ट पढ़ लिया है, आपने बुक्स पढ़ ली है, पर तो भी आपके क्वेश्चंस सही नहीं बैठ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोग्रेस नहीं है। तो मतलब क्या है कि आपके अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन के इंटरप्रिटेशन में आपको दिक्कत दे रहा है।
तो आपको है ना अपनी मिस्टेक्स, ज़रूरी नहीं है कोई टॉपिक समझ में नहीं आता इसलिए आप क्वेश्चन गलत करते हैं। कई बार क्वेश्चन का एनालिसिस आप सही नहीं कर पाते हैं, या क्वेश्चन को सही तरीके से रीड नहीं कर पाते हैं, या 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन जो होते हैं उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन आपका वेग है, बहुत जनरल बोल रहा है और आपको वो आंसर सही लगता है। तो वो वाली जो चीज़ है उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। तो हमेशा रिव्यू करना खुद की प्रोग्रेस को, कि आपने कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है या क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रॉब्लम है, या फिर एक और प्रॉब्लम की टाइमिंग की प्रॉब्लम है कि हम जल्दी रीड नहीं कर पा रहे हैं। तो बच्चे है ना एक्यूरेसी वाली चीज़ चेक कर लेते हैं, इंटरेस्ट वाली चीज़ चेक कर लेते हैं। जो नहीं करते हैं वो है टाइम वाली चीज़, कि है ना हमें टाइम कितना लग रहा है क्वेश्चंस करने में, और इस वाले चीज़ को लेकर वो कोई काम भी नहीं करते, मैडम टाइम बहुत लगता है क्वेश्चंस करने में। अगर आपको टाइम बहुत लगता है तो यानी कि आपको डेली बेसिस पर जो आपकी रीडिंग हैबिट है रात में सोने से पहले वो बढ़ानी पड़ेगी। अगर डेली आप 5 पेज पढ़कर सोते हो तो अब से 10 पेज पढ़कर सो, लेकिन रीड करना चालू करो। मैडम अलार्म लगा के ये वैसे करना है, टाइमर लगा के नहीं, टाइमर लगा कर रीड नहीं करना है। जो भी आप रीड कर रहे हो उसे आपको समझ में आ जाना चाहिए सिंगल रीडिंग में, और ये सिर्फ तब हो सकता है जब आप डेली बेसिस पर रीड कर रहे हो। अगर आपको एक ही टॉपिक बार बार रीड करना पड़ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली टाइम कंज्यूमिंग है। अंडरस्टूड। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि आपको हमेशा एनालाइज करनी पड़ेगी। फिर आता है सबसे बड़ी चीज़, जो कि है ना अगर आप पेपर देखेंगे तो पेपर के टाइम पर लगभग 70 से 80% बच्चों का पेपर कंप्लीट हो ही नहीं पाता है, और वो एक ही कंप्लेन करते हैं, मैडम पेपर बहुत लेंदी था जिसकी वजह से पूरा सॉल्व नहीं कर पाए। पेपर लेंदी नहीं था, हमारी रीडिंग स्पीड धीरे थी। तो बजाय पेपर को दोष देने के खुद पर है ना देख लिया करो कि हमारी रीडिंग स्पीड अच्छी नहीं है जिसकी वजह से हम पेपर नहीं कर पाए। सेकंड चीज़, हमने रीडिंग स्पीड पर ध्यान ही नहीं दिया, हम तो है ना पूरा सिलेबस करने में और एमसीक्यूज करने में लगे हुए थे। तो जब आपकी रीडिंग स्पीड है ही नहीं तो आपको आते हुए भी आप पेपर नहीं कर पाओगे। तो फिर आता है कि सबसे पहला फोकस जो करना है वो आपको किस पर करना है, एडिक्वेट कवरेज हो रहा है कि क्या आप अपना सिलेबस 100% कवर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर आप अपना सिलेबस पूरा नहीं कर पा रहे हो 1 साल में, यानी कि आप अपने आप को, आप अपनी सक्सेस को कम टाइम दे रहे हो, और जब आप सक्सेस को कम टाइम दे रहे हो तो एक्सपेक्ट भी मत करो कि वो आपके पास आएगी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपने पूरे दिन का कितना टाइम क्लैट पीजी को देते हो या किसी भी जुडिशरी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को देते हो। अगर आप सिंसियरली 2 घंटे या 3 घंटे किश्तों में भी दे रहे हो पूरे दिन के, अगर 3 घंटे भी अलग अलग टाइम पर दे रहे हो तो वो सफिशेंट है। लेकिन अगर आप 1 घंटा भी नहीं निकाल पा रहे हो तो वो सफिशेंट नहीं माना जाएगा। तो आपको इसी तरीके से पहले खुद को एनालाइज करो कि क्या हम इस कवरेज कर पाएंगे। और अगर बाय चांस मान लो कि है ना आपको दिख रहा है कि हमारे घर में कोई सिचुएशन ऐसी है कि मैं इतना टाइम नहीं निकाल सकता हूँ, तो बजाय इस वाले साल का अटेम्प्ट देने के आप 1.5 साल पहले कोशिश कर लो, ठीक है। क्योंकि है ना रेस स्टार्ट की कोई वो नहीं है कि भाई इस टाइम पर विसल बजेगी और रेस स्टार्ट हो जाएगी, वो तो है ही नहीं। तो एग्ज़ाम हमें पता है दिसंबर में होना है। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि ये वाले साल में 1 साल में नहीं कर सकता हूँ मैं प्रिपरेशन, बहुत सारे अदर सर्कमस्टेंसेस हैं, 1.5 साल का रखो टाइम, 2 साल का टाइम रखो, पर टाइम रखो और उस टाइम में अपनी चीज़ों को कंप्लीट करना सीखो। नेक्स्ट वाली चीज़ आती है एफिशिएंसी। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन रहते हैं अलग अलग तरीके का। तो सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन है वो है सोशल मीडिया। मैंने आज तक जितने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, एग्ज़ाम देने के जस्ट पहले, महीने भर पहले, सारे सोशल मीडिया जो होते हैं वो हमेशा अनइंस्टॉल कर दिए जाते हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये वाली चीज़ सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करती है ना, इससे आपको कोई किसी भी तरीके का फेवर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। मैंने कई सारे बच्चे ऐसे भी देखे पेपर के पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे हैं, ठीक है, कि तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने बैठे पर नहीं यार इच्छा नहीं हो रही है, ठीक है, एक एपिसोड, वो एक एपिसोड नहीं देखा जाता है, वो बहुत सारी चीज़ें देखने में आती हैं। तो बेटर है कि आप है ना सोशल मीडिया और बाकी सारे डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा सा दूर हो जाए। अगर आप अपने डिस्ट्रैक्शन से दूर हैं तो ही आप अपने सक्सेस के पास में हैं, अदरवाइज़ ये डिस्ट्रैक्शन आपके स्टडी टाइम को खाते हैं और नहीं तो आपकी नींद को खाएंगे, और जिसकी वजह से आप कभी फोकस नहीं कर पाएंगे। तो फोकस करने के लिए जो मेन चीज़ है वो है डिस्ट्रैक्शन को दूर करना।
नेक्स्ट वाली चीज़ आती है प्रैक्टिस करना। अब प्रैक्टिस जो है, मॉक टेस्ट की तैयारी और पास्ट ईयर पेपर्स की तैयारी, अब ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। वैसे तो आप वैसे भी आफ्टरनून टाइम पर आप एमसीक्यू कर ही रहे हैं, पर जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि टाइम लिमिट और उस एनवायरनमेंट में, एग्ज़ाम वाले एनवायरनमेंट में आप कैसे सोच पाते हैं और कैसे क्वेश्चंस कर पाते हैं। तो वो एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए आपको मॉक टेस्ट देने होते हैं, और मॉक टेस्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट भी होते हैं कि आपको एक ही चीज़ की प्रिपरेशन बार बार करवाई जाती है, आपको सेम वो एग्ज़ाम वाली एंजाइटी आपको बार बार दी जाती है ताकि एग्ज़ाम में एंजाइटी ना हो। पास्ट ईयर पेपर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं, और जो मेरे समझ में आया कि बच्चे पास्ट ईयर पेपर्स को देख कर क्यों कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़, बच्चों को ये लगता है कि अगर उन्होंने पास्ट ईयर पेपर सॉल्व कर लिए हैं तो वो आगे का पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट ईयर पेपर्स को है ना बच्चे चीटिंग वाला पेपर समझते हैं कि है ना अभी जैसा क्वेश्चन आया है वैसा का वैसा क्वेश्चन अगली बार आ जाएगा, कि अभी अगर कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आया है तो अगली बार भी कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आएगा, मैं ये पढ़ूंगा और ये मार्क कर दूंगा। ऐसा नहीं होता है। अगर इस बार कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन आया है तो अगली बार क्वाजी का आएगा। इसका मतलब ये है कि पीछे वाले टॉपिक्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। अगर बेलमेंट आया है तो एजेंसी भी आ सकता है। ये है ना पेपर, पास्ट ईयर पेपर में ये आपको बताया जाता है कि आपका रीसेंट केस लॉस किस पैटर्न पर चलते हैं, आपको वो किस तरीके से रीड करना है, कौन कौन से टॉपिक्स रीड कर कर ही जाने हैं। पर पास्ट ईयर पेपर का मतलब ये नहीं होता है कभी भी कि अगर पास्ट ईयर पेपर के क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट मोड पर आएंगे, नहीं आएंगे। मैच द फॉलोइंग, अगर आपको कोई मैच द फॉलोइंग पास्ट ईयर पेपर में दिख रहा है जहां केस लॉ को उसके जजमेंट के साथ मैच करा गया है, इसका मतलब ये है कि आपको केस लॉस पढ़ने पड़ेंगे, उनके जजमेंट के साथ पढ़ने पड़ेंगे, तो फिर आप मैच द फॉलोइंग कर सकते हो। सेम मैच द फॉलोइंग वापस से नहीं आएगा। आगे बात समझ में? तो मॉक टेस्ट आपको एंजाइटी से दूर रखने के लिए करवाया जाता है, और पास्ट ईयर पेपर आपकी स्पीड और एक्यूरेसी तो बढ़ाता ही है, बल्कि आपको ये पता होना चाहिए पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा ये नहीं, पैटर्न चेक करना है, उसके लिए होता है। नेक्स्ट वाली चीज़ आती है लिवरेजिंग द इफेक्टिव रिवीजन टेक्निक्स। तो जब मैंने रिवीजन वाले टाइम चालू करा था अपनी पढ़ाई के दौरान पे, तो मेरे ये समझ में आया था कि जब मैं फर्स्ट रिवीजन करती हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन मेरे सेकंड और थर्ड रिवीजन में टाइम कंपैरेटिवली कम होने लग जाता है। तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होगा, आपको एक एक पेज वापस रीड या बोल कर देखने में टाइम लगेगा, लेकिन वही चीज़ अगर आप डेली बेसिस पर कर रहे हैं तो आपका जो टाइम है वो कम लगने लग जाएगा। आप पेपर देखकर बता सकते हो कि आपने उसमें क्या क्या लिखा था। तो सबसे पहला है कि समरी। अब है ना, जितने भी आप अच्छे स्टूडेंट्स देखेंगे तो उनका आदत क्या होती है कि वो पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, उस पूरे पैराग्राफ को एक लाइन में समराइज करना उन्हें आता है। ये वाली स्किल जो है वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। दूसरा, वर्चुअलिंग द कॉम्प्लेक्स टॉपिक यूजिंग द माइंड मैप। अब है ना, अगर कोई मेरे से बोले कि सबसे फेवरेट टॉपिक क्या है, तो भाई कंपनी लॉ मेरा फेवरेट है या फिर सिक्योरिटी लॉ मेरा फेवरेट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हमें पढ़ाया गया था तो हमें लिटरली वो फील होता था जैसे कि हम स्टॉक मार्केट में बैठे हैं, या फिर ये कि अगर हम कंपनी चला रहे हैं तो किस तरीके से चलानी है, कंप्लाइंस किस तरीके से करने हैं। तो जब आप उन चीज़ों को वर्चुअलाइज कर सकते हो कि हाँ मीटिंग कैसी होती होगी, बोर्ड मीटिंग कैसी होती हो, एनुअल जनरल मीटिंग कैसी होती होगी, डायरेक्टर्स कैसे काम करते होंगे, या सेबी के रेगुलेशंस क्या सोचकर बनाए जाते हैं, किस तरीके से नोटिस दिया जाता है, जब आप ये वाली चीज़ें वर्चुअलाइज करके पढ़ते हैं तो आपको फिर वो एक तरीके की कहानी लगने लग जाती है। जिस तरीके से कहानी आप कभी नहीं भूलते हैं, वर्चुअलाइज करी हुई चीज़ें भी कभी नहीं भूलते हैं। जैसे मैं नंबर्स याद नहीं रख सकती हूँ, पर जो लोग नंबर्स और नाम याद रख सकते हैं वो लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कनेक्शन बिठाते हैं, कि कोई भी नंबर का कनेक्शन वो किसी की डेट ऑफ बर्थ से या किसी एड्रेस से किसी ना किसी से कनेक्ट करके फिर वो अपने दिमाग में रखते हैं, जिसकी वजह से वो उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में होता है। अगर मुझे ये वाली चीज़ नहीं आती है तो मुझे नाम और नंबर्स याद करने में दिक्कत आएगी। तो बेसिकली आपको कोई भी चीज़ याद करनी है तो उसे वर्चुअलाइज करना आना चाहिए, इसलिए सुनना हेल्पफुल रहता है, रीडिंग हेल्पफुल रहती है। जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो आपके दिमाग उसे वर्चुअलाइज करता है कि किस तरीके से करते होंगे, और सबका अपना अपना वर्चुअलाइजेशन होता है कि कोई अलग तरीके से इमेजिन कर रहा है, कोई उस चीज़ को अलग, पर सबके इमेजिनेशंस वैलिड हैं क्योंकि वो उनकी मेमोरी में डाल दिए जाते हैं।
नेक्स्ट चीज़ आती है फ्लैश कार्ड। अब फ्लैश कार्ड इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि जब आप है ना लास्ट में जब फुल सिलेबस आपको रिवाइज करना है तब आप पूरी पूरी बुक नहीं पढ़ सकते, इवन आप पूरा पूरा बैरेक्ट भी नहीं पढ़ सकते हैं। तो छोटे छोटे कार्ड्स जो कि आपको बताते हैं कि क्या क्या गड़बड़ हो चुकी है या फिर कौन सी चीज़ें आप मिस्टेक करते हैं, बस उसके लिए फ्लैश कार्ड होते हैं। तो जब आप डेली बेसिस पर कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, अगर 50 क्वेश्चन डेली बेसिस पर कर रहे हैं तो जितने भी क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो रहे हैं उससे रिलेटेड, अगर वो जैसे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो गलत हो रहा है तो उसकी डेफिनेशन एक पेपर पर लिख लो, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर बाई चांस आपको कोई केस लॉ है जो कि याद नहीं आ रहा है तो उस वाले केस लॉ को अलग से पेपर पर लिख लो। तो आपको सिर्फ वो चीज़ें पेपर पर लिखनी है जो आपके दिमाग में याद नहीं रह पा रही हैं। जो चीज़ें याद हैं सेम उसी चीज़ को फ्लैश कार्ड में लिखोगे तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, बहुत सारे फ्लैश कार्ड हो जाएंगे। तो बेटर है जो मेमोरी में नहीं है वो आपके फ्लैश कार्ड में होना चाहिए, ये बेसिक रूल माना जाता है। नेक्स्ट वाली चीज़ आती है कि कंक्लूजन। फिर आता है कि अगर आप ये स्ट्रेटेजी अपनाते हैं पूरी तरीके से तो इसमें फ़ायदा क्या होता है। तो इसमें मेन फ़ायदा क्या होता है कि आपको पूरी की पूरी नॉलेज जो है वो आपको मिलेगी। अब याद रखना, कोई भी नॉलेज जो है वो आपकी वेस्ट नहीं जाती है। हो सकता है कि आपने कोई भी एग्ज़ाम क्लियर तो कर लिया, अब आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप, हो सकता है कि जब आपके पास सारे ऑप्शन है ना, आप सबको छोड़ के सेबी का एग्ज़ाम देने चले जाएं, या फिर हो सकता है कि आप कोई दूसरा बड़ा एग्ज़ाम देने के लिए चले जाएं। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक बार पढ़ना आ गया ना तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो। जो बच्चे स्टार्टिंग में टॉपर रहते हैं और एंड तक सारे एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, उन्होंने सिर्फ पढ़ने का तरीका क्रैक कर रखा है कि भाई पढ़ना कैसे होता है। और हम आजीवन बस यही सीख रहे होते हैं कि भाई पढ़ना कैसे। एक बार पढ़ना आ गया ना कि एग्ज़ाम कि पढ़ना कैसे होता है, रीड कैसे होता है, करना होता है, दिमाग में कैसे करना रखना होता है, डेली बेसिस पर रूटीन क्या होना चाहिए, रिवीजन कब करना होता है, एमसीक्यूज कैसे करने होते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस किस तरीके से करनी होती है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। इवन आप जुडिशियरी, हायर जुडिशियरी भी क्लियर कर सकते हैं इन चीज़ों के साथ में। तो ये एक बेसिक चीज़ें थी जो सबको पता होनी चाहिए, और ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पता पड़ती है, या फिर हम कई बार अपनी गलतियों से सीखते हैं कि यार उस टाइम पर ये गलती करी थी। लेकिन अगर आपको ये चीज़ कोई डायरेक्टली बता दे कि ये गलतियां नहीं करनी हैं और आप इन गलतियों से बच जाओगे तो इस साल आपकी सक्सेस जो है वो 100% होने वाली है। तो ये थी आपकी आज की क्लास, जिसमें मैंने आपको अलग अलग तरीके की डिटेल्स बताई हैं एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग। और इसी चीज़ के साथ में अगर आपको कोई भी टॉपिक है, अब हाँ, इसी अनअकैडमी लेट्स क्रैक अनअकैडमी पीजी लेट्स क्रैक क्लैट पीजी अनअकैडमी वाले पोर्टल पर ही मैं और मंजरी मैम छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर आने वाले हैं। उन छोटे टॉपिक्स में हम बताएंगे आपको जो बेस कंसेप्ट होता है ना। जैसे मान लो कि अगर मैं कंपनीज एक्ट बता रही हूँ तो लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट विल क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, टाइप्स ऑफ कंपनी कौन कौन सी होती है, प्रोस्पेक्टस में क्या सही है और क्या गलत है, या फिर वाइंडिंग अप किस तरीके से होता है, डायरेक्टर्स की ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं। तो ऐसे करते हुए लगभग ऑल्टरनेट डे के बेसिस पर, यानी कि एक दिन मंजरी मैम की क्लास, एक दिन मेरी क्लास, इस तरीके से हम क्लास लेने वाले हैं जहां आपको बेसिक कंसेप्ट हर टॉपिक के बताए जाएंगे। ना सिर्फ टॉपिक्स के ये टॉपिक्स समझाए जाएंगे शॉर्ट में, बल्कि आपको, अगर आप अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, तो वहाँ फ्री लाइव क्लासेस होती हैं। उन फ्री लाइव क्लासेस में हम करवाते हैं प्रैक्टिस, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो हर टॉपिक के 1500 से के आसपास क्वेश्चंस होते हैं। तो वहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जाते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं। तो अगर आप उनके साथ बैठकर प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरे पास ये स्टूडेंट्स इतने सारे ऐसे रह चुके हैं जो कॉलेज में बैठे हुए हैं और पता है टीचर को आने में टाइम है, तो वो बैठे बैठे क्लास में, मतलब कि मेरी क्लास भी चल रही है और वो कॉलेज में भी है, और वो वहाँ बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, गाड़ी पर चल रहे हैं और उधर उनका कोई काम नहीं है। अगर आप कार में बैठे हुए हो तो आपका कोई काम नहीं है उस टाइम पर, तो अब वो क्लास अटेंड करते हुए और वहाँ बैठ कर सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो है ना, अगर आप अपने पूरे दिन का इस्तेमाल करना चाहो तो कभी भी क्लास अटेंड करके एमसीक्यू
MCQs करे जा सकते हैं। सेकंड चीज़, आपका इंडिया एक्सपर्ट और एक और एग्ज़ाम वेदा, ये कई सारे ऐसे हैं जो कि आपको डायरेक्ट बता सकते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं, MCQs की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। और तीसरी चीज़, अगर आप वो करते हैं कानून इंडिया या फिर लाइव लॉ, ऐसी वाली चीज़ें लेते हैं, तो यहाँ आपको केस लॉज बहुत सारे मिल जाएंगे। डेली बेसिस पर अगर आप केस लॉज कंप्लीट आर्ग्यूमेंट के साथ और जजमेंट के साथ रीड करेंगे और उसी के साथ में पुराने जो जजमेंट का रेफरेंस है वो देखा जाएगा, तो आपको फ़ायदा मिलेगा, रीडिंग हैबिट सही हो जाएगी। और इसका डिफरेंस आपको अपने एग्ज़ाम में और अपने जब भी मॉक टेस्ट दोगे तो उसमें फ़ायदा दिख रहा होगा। तो जब भी हम कोई नेटफ्लिक्स या किसी पर सीरीज़ देखते हैं तो कोई नया सीज़न आया है तो क्या आप डायरेक्टली नया सीज़न देख लेते हो? नहीं, आप वो सीज़न देखकर भी समझ नहीं आता तो आप उसे क्या करते हो, सीज़न 1 से स्टार्ट करते हो, और अगर देख भी रखा है तो थोड़ा सा ब्रशअप कर लेते हो। सेम वैसे ही अगर कोई जजमेंट अगर आप पढ़ रहे हो और उसमें किसी पुराने जजमेंट्स के नाम दे रखे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वो पुराने जजमेंट्स भी पढ़ रहे हैं। तो अगर आपकी रीडिंग हैबिट इस तरीके से है तो सक्सेस आपकी है। सेकंड चीज़ कि रीडिंग रीडिंग रीडिंग, ये वाली बात आपको 11th से बोली जा रही है जब आपने क्लैट का पेपर दिया होगा। पूरे साल, मतलब पूरे 3 से 5 साल जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तब भी टीचर्स ने बोला होगा कि केस लॉज पढ़ने चालू करो। लेकिन अगर आप एंड तक नहीं पढ़ रहे हैं तो यानी कि हम खुद इग्नोर कर रहे हैं जो कैपेबिलिटी हमारे अंदर है, या कोई भी चीज़ जो हम डेवलप कर सकते हैं और जिससे सक्सेस ले सकते हैं, हम उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो 3 चीज़ें जो हमेशा ध्यान रखनी है, सिलेबस हमेशा पूरा कर कर जाना है, 100% सिलेबस पढ़ना करना है बिना किसी की चीज़ को स्किप करे हुए। सेकंड चीज़, जब भी आप रिवीजन करते हैं तो बैर एक्ट में से रिवीजन करिए, क्योंकि सबसे ऊपर बैर एक्ट ही होता है। तो डायरेक्ट पढ़िए और रात में सोने से पहले आपको 1 से 2 केस लॉज पूरे पढ़ने हैं, विथ रेफरेंस वाले केस लॉज पढ़ने हैं। अगर आपकी ये वाला रूटीन है डेली बेसिस पर तो सक्सेस आपकी है। जो भी टॉपिक जिसके भी रिगार्डिंग आपको बात करनी है या फिर मेरी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो आप बता सकते हैं। एक और चीज़ है कि जो मुझे बतानी है, सेबी के एग्ज़ाम से रिलेटेड आप थोड़ी जानकारी ले सकते हैं। CS लॉ के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, इसके रिगार्डिंग मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी। और अगर आपको इंटरनेशनल लॉ अच्छा लगता है तो इंटरनेशनल मार्केट में लॉ में आप क्या क्या कर सकते हैं वो वाला वीडियो भी आपको बनाकर दे दिया जाएगा। तो आई होप कि आपका नया साल बहुत अच्छा रहे, बहुत मेहनत वाला रहे और बहुत आउटपुट वाला रहे। तो जो लोग स्मार्ट वर्क करते हैं प्लस हार्ड वर्क करते हैं उनके पास सक्सेस हमेशा रहती है। तो नया साल आपके लिए सक्सेसफुल रहे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए